हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूं, तो 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो सभी प्रश्न जो मैंने शामिल किए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। 3 वीडियो आ चुके हैं। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है और 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूले निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? पहला विकल्प है फसलों पर कर, दूसरा है शिल्पकारों पर कर, तीसरा है व्यापारियों पर कर, चौथा है तीर्थ यात्रियों पर कर। अब नीचे विकल्प दिए गए हैं, विकल्प चुनने हैं। ये करों के प्रकार लिखे थे। तो महाजनपद के जो राजा थे ये विशाल किलों का निर्माण कर रहे थे, इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, तो इसलिए इन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। और जो संसाधन थे इन्हें एकत्र करने के लिए इन्हें अधिकारियों की भी आवश्यकता थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि नियमित कर एकत्र करना शुरू कर दिया। इनके करों के जो स्रोत थे वो कौन कौन से थे? फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, व्यापारियों पर कर। इसके अलावा जो चरवाहे होते थे उनसे भी ये अपेक्षा की जाती थी कि पशुओं और पशु उपज के रूप में वे कर का भुगतान करें। वस्तुओं पर भी कर लगता था, व्यापार के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली जो वस्तुएं थीं उन पर भी कर लगता था। और शिकारियों और संग्रहकर्ताओं को भी राजा को वन उपज उपलब्ध करानी पड़ती थी। तो ये करों के स्रोत थे। ABC इसमें सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तीर्थ यात्रियों पर कर, ये कर का स्रोत नहीं था, तो ये भी याद रखिएगा। AB इसमें सही है, ABC इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? पहला विकल्प है राजपूत वंश, दूसरा है मंगोल, तीसरा है प्रारंभिक तुर्की शासक और चौथा है सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत उस मुस्लिम साम्राज्य को संदर्भित करता है जो 13वीं से 16वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में मौजूद था। इसकी स्थापना तुर्क और अफगान राजवंशों की एक श्रृंखला द्वारा की गई थी। तो इसमें पूछा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है वह बताना है। तो राजपूत वंश भी भाग था, प्रारंभिक तुर्की शासक भी भाग था, सैयद वंश भी भाग था, लेकिन जो मंगोल हैं इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर स्थायी उपस्थिति या सीधे शासन स्थापित नहीं किया। तो दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है मंगोल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था? पहला है चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, दूसरा है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, तीसरा है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चापाकार, और चौथा है चापाकार अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। तो 12वीं शताब्दी से 2 प्रौद्योगिकी और शैलीगत विकास ध्यान ध्यान देने योग्य है। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों द्वारा वहन किया जाता था और इस वस्तुशिल्प रूप को चापाकार कहा जाता था। निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट का तेजी से उपयोग किया जाने लगा। तो इसमें जो पहला विकल्प है चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। 2 कथन दिए गए हैं, फिर विकल्प चुनना है कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। और दूसरा कथन दिया गया है
1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया, परंतु जमीन के रास्ते जाने का प्रस्ताव दिया। अब ये विकल्प दिए गए हैं। तो कंपनी में जो सिपाही कार्यरत थे उनके पास असंतोष के कई कारण थे। कौन कौन से थे? वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों से असंतुष्ट थे। इसके अलावा कुछ नियमों ने उनकी धार्मिक संवेदनाओं और मान्यताओं का उल्लंघन किया। उन दिनों देश में बहुत से लोगों का मानना था कि यदि वे समुद्र पार करेंगे तो वे अपना धर्म और जाति खो देंगे। तो इसीलिए 1824 में सिपाहियों को कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। हालांकि वे भूमि मार्ग से जाने के लिए सहमत हो गई। तो इसमें जो दोनों कथन लिखे हुए हैं दोनों सही हैं। कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही हैं और दूसरा पहले का उदाहरण है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जनजातियों का उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ सुमेल कीजिए। यानी कि कौन सी जनजातियां किस क्षेत्र में, यानी कि ये जो जनजातियां हैं इनका प्रभाव किस क्षेत्र में था, उनसे मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। पहला लिखा है गोखर। तो गोखर जो जनजाति है इसका प्रभाव था पंजाब। पंजाब में गोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, तो इसमें इसे मिला देंगे तीसरे से। उसके बाद लिखा हुआ है लंगाहा। लंगाह को मिला देंगे पहले से, मुल्तान। फिर लिखा हुआ है बलोच, तो इसे मिला देंगे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। और गद्दी, इसे मिला देंगे पश्चिमी हिमालय। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी कि जो ए विकल्प है यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों पर भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़ना है और जो विकल्प सही है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। कथन ए दिया गया है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। कथन बी दिया गया है, आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर जमीन का मालिकाना मिला और साथ में जमीन को किराए पर देने का अधिकार मिला। तो अंग्रेजों के आने से पहले कई इलाकों में आदिवासी मुखिया ही महत्वपूर्ण लोग थे। उन्हें एक निश्चित मात्रा में आर्थिक शक्ति प्राप्त थी और उन्हें अपने क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार था। कुछ स्थानों पर उनकी अपनी पुलिस थी और वे भूमि और वन प्रबंधन के स्थानीय नियमों पर निर्णय लेते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और शक्तियों में काफी बदलाव आया। तो ये पहला जो कथन लिखा हुआ है ये सही है। और आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर जमीनों का मालिकाना मिला और साथ में जमीन को किराए पर देने का अधिकार भी मिला। कथन ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ था। पहला विकल्प है सती प्रथा, दूसरा है प्रतिष्ठा के लिए हत्या, तीसरा है बाल विवाह और चौथा है जाति व्यवस्था। तो परमहंस मंडली एक सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना 1840 में बंबई में दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों के एक समूह द्वारा की गई थी। तो इसमें पूछा गया है कि परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए किया गया था, तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें मिलाना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है रॉलेट सत्याग्रह, तो इसे मिला देंगे तीसरे से, 1919। पूर्ण स्वराज की मांग, 1929। दांडी यात्रा, 1930। और असहयोग आंदोलन, 1921।
यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इन सब के बारे में जान भी लीजिए। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम के अहिंसक विरोध के दिन अपमान और प्रार्थना और हड़ताल के दिन के रूप में मनाने के लिए कहा। दूसरा लिखा है पूर्ण स्वराज की मांग। तो कांग्रेस ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने का संकल्प लिया। दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च का नेतृत्व करेंगे। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती से तटीय शहर दांडी तक 240 मील से अधिक की यात्रा की, जहां उन्होंने समुद्र तट पर पाए जाने वाले प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करके और नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को उबालकर सरकारी कानून को तोड़ा। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान था जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता पाना था। और 1921 से 22 तक असहयोग आंदोलन ने गति पकड़ी थी, तो इसीलिए 1921 से इसे मिलाया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी। पहला है मोर्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा है रॉलेट कानून 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय लोगों के संयुक्त संघर्ष तब फलीभूत हुए जब 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की और सरकार ने 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावों की घोषणा की। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया मुख्यतः। पहला है जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करके, दूसरा है इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कि सभी मानव एक ही जाति से हैं, तीसरा है पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से लोगों के सामाजिक स्तर को बेहतर करना। अब इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो श्री नारायण गुरु इनका संबंध जो है केरल से है और ये एझावा जाति के थे, ये आपको याद रखना है। उन्होंने जातिगत मतभेदों के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार करने के खिलाफ तर्क दिया। उनके अनुसार समस्त मानव जाति एक ही जाति की थी। उनके प्रसिद्ध कथनों में से था कि ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यों, यानी कि मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक भगवान। तो इसमें आपका जो सत्य कथन है वह केवल बी है कि इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कि सभी मानव एक ही जाति से हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि केवल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं, पहला विकल्प लिखा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है, दूसरा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के समय घटता है, तीसरा है ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय बढ़ता जाता है और चौथा है ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय समान रहता है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी,
पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। अब जो बुध है ये सूर्य के सबसे निकट है, इसीलिए यह सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करता है। और जो वरुण है ये सूर्य से बहुत दूर है और ये अपनी परिक्रमा पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। अब इसमें पूछा गया है कि सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना जाता है? पहला विकल्प है 82 अंश 30 मिनट पश्चिम, दूसरा है 82 अंश 30 मिनट पूर्व, तीसरा है 81 अंश 30 मिनट पश्चिम और चौथा है 81 अंश 30 मिनट पूर्व। तो भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना जाता है 82 अंश 30 मिनट पूर्व। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है? पहला विकल्प है विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, दूसरा है मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तीसरा है दोनों एक ही समय क्षेत्र में अवस्थित है और चौथा है दोनों महाद्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ चलती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत को पार करती है जो सबसे दक्षिण बिंदु को चिन्हित करती है जहां दिसंबर संक्रांति के दौरान दोपहर के समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर हो सकता है। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रृंखलाओं और पठारों की एक श्रृंखला है। मकर रेखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से भी गुजरती है। अब इसमें पूछा गया है कि एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है, कौन सा कथन संबंधित है ये पूछा गया है। तो मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जैव मंडल में सभी जीव जंतु, पहला विकल्प है एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं पर निर्भर नहीं है, दूसरा है एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है पर संबंधित नहीं है, दूसरा है ना तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है ना ही निर्भर है, और चौथा है एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर भी है। तो जैव मंडल पृथ्वी पर जीवन के क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य सहित सभी जीवित जीव मौजूद हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो जीव जंतु हैं ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित भी हैं और निर्भर भी हैं। जीव मंडल में जो सभी जीवित जीव जंतु हैं ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं और निर्भर भी हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, विकल्प इसके अगले पेज पर है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को। लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक यानी एक पीड़ानाशी दवाई से किया जाता है उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे, उनको बचाने के लिए कौन से कदम प्रासंगिक हैं? चलिए पढ़ लेते हैं, आगे विकल्प दिए गए हैं। पहला लिखा हुआ है डिक्लोफिनेक के उत्पादन पर रोक, दूसरा है पशुओं के लिए डिक्लोफिनेक के उपयोग पर रोक, तीसरा है गिद्धों के दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवासन को बढ़ावा देना, चौथा है गिद्धों की खानपान की आदतों को बदलने का प्रयास करना और चौथा है आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास करना। अब सही विकल्प जो है वह हमें बताना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पशु हैं उनका जिन उपचार किया जाता था डिक्लोफिनेक से, तो उनके अपमार्जन के उपरांत जो गिद्ध हैं गुर्दे की विफलता से मर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। क्या कदम उठाए गए? कि पशुओं के लिए डिक्लोफिनेक के उपयोग पर रोक। एक तो कदम ये उठाया गया और
और क्या उठाया गया कि आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास, क्योंकि इनकी संख्या जो है कम हो रही थी, इसलिए आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास, एक कदम ये उठाया गया। तो बी और ई इसमें सही है, यानी कि जो बी विकल्प है आपका, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं जो कथन, डिक्लोफेनेक के उत्पादन पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, इसके अलावा गिद्धों की खान-पान की आदतों को भी नहीं बदला जा सकता। अगर दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवासन को बढ़ावा देंगे तो भारत में संख्या गिद्धों की कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये विकल्प गलत है। बी और ई इसमें सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है। पहला विकल्प है गर्म जलधाराओं का, दूसरा है ठंडी जलधाराओं का, तीसरा है महासागरीय धाराओं का और चौथा है पवनों का। तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का एक उदाहरण है। महासागरीय धाराएं समुद्र में जल की निरंतर गति है, जो पवन के पैटर्न, तापमान अंतर और पृथ्वी के घूर्णन जैसे विभिन्न कारकों से प्रेरित होती हैं। जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक शक्तिशाली गर्म समुद्री धारा है, तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है सही हो जाएगा, गर्म जल धाराओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पवनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है। बी लिखा है हार्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है। अब बताना है कौन सा विकल्प है सही है। तो पहला लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है, ये सही है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के चारों ओर स्थित भूमध्य रेखी निम्न दबाव पेटी की विशेषता कमजोर क्षैतिज पवने और ऊपर की ओर उठती वायु है। इसे डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो पहला इसमें सही हो गया। बी में लिखा है हार्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है, तो यह कथन भी सत्य है। तो ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि जो सी विकल्प लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे। पहला विकल्प है शहरों में, दूसरा है स्थायी बस्तियों में, तीसरा है अस्थायी बस्तियों में और चौथा है खुले में बिना किसी आश्रय के। तो ऋतु प्रवास क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशुचारण है, जहां लोग विभिन्न चरागाह क्षेत्रों के बीच अपने पशुओं के साथ मौसमी आवाजाही का अभ्यास करते हैं। तो ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे अस्थायी बस्तियों में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अस्थायी बस्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर किसी सेल में तांबा मौजूद है तो उस सेल का रंग क्या होगा। पहला विकल्प है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है नीला और चौथा है भूरा। तो अगर किसी सेल में तांबा मौजूद है तो उस सेल का जो रंग है वह होगा नीला। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे राष्ट्रगान का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किसने किया, यानी कि बंगाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। पहला विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है सरोजनी नायडू और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का मूल संस्करण बंगाली में लिखा था, जिसका शीर्षक था भारतो भाग्यो विधाता। तो इन्होंने ही बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरा है भारत के उपराष्ट्रपति और चौथा है भारत के राज्यपाल। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है,
तो ये आपको याद रखना है। और राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? पहला है नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं। दूसरा है बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। तीसरा है नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं। और चौथा है निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। तो पहला सही लिखा हुआ है कि नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं। नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं। निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है, ये भी सही है। लेकिन बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, ये गलत है। बड़े शहरों में नगर निगम होता है। बी विकल्प इसमें गलत है, गलत ही पूछा गया है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? पहला है एक कपड़े कारखाने में काम करने वाला श्रमिक। दूसरा है एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता। तीसरा है एक रिक्शा चलाने वाला और चौथा है एक कॉल सेंटर का कर्मचारी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन स्वरोजगार में संलग्न है। तो एक रिक्शा चालक यानी कि जो रिक्शा चलाता है उसका स्वयं का रिक्शा होता है, स्वयं उसे किराया दिया जाता है, यानी कि अपने किराए के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। तो जो रिक्शा चालक है वह स्वरोजगार में संलग्न है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर जमीन है। उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकार बैंक से मिला है। वह संभवतः किस परिवार से है? पहला है दुकानदार, दूसरा है छोटे किसान, तीसरा है खेत मजदूर और चौथा है बड़े किसान। तो राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर जमीन है और 1 लाख रुपए का उसे ऋण मिला है बीज खरीदने के लिए, तो वह बड़े किसान की श्रेणी में आता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है? पहला है अनुसूचित जातियां, दूसरा है अनुसूचित जनजातियां, तीसरा है एंग्लो इंडियन समुदाय और चौथा है महिलाएं। तो महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, महिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमार जीवन एक फिल करना है के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। पहला विकल्प है आध्यात्मिक गुरु, दूसरा है गृह सेवक, तीसरा है गृहिणी और चौथा है दलित। तो आमार जीवन एक आत्मकथा है जो राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई है और ये एक गृहिणी थी। तो ये गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह पुस्तक 1876 में प्रकाशित हुई और इसे बंगाली साहित्य का एक शास्त्र माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को इसका एक अंग बताया? पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है जीवन का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। 4 लिखे हुए हैं और 2 और कौन कौन से हैं? एक है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। 4 यहाँ लिखे हुए हैं, 2 मैंने बता दिए। अब इसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? तो इसमें आपका जो सी विकल्प लिखा हुआ है जीवन का अधिकार, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? पहला है महिला द्वारा उसके पति द्वारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? पहला है महिला का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न,
दूसरा है घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियां, तीसरा है घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण और चौथा है महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव। तो भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है और यह एक व्यापक कानून है जो उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है जो परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार है। अब इसमें पूछा गया है कि इस अधिनियम से जो संबंधित नहीं है वह बताना है, तो महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है? पहला है अन्य पिछड़ा वर्ग, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक और चौथा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। लिखा है मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में फिल करना है पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की। पहला विकल्प है लैंगिक, दूसरा है जाति, तीसरा है वर्गीय और चौथा है क्षेत्रीय। तो मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में जाति पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न मैं प्रत्येक वीडियो में ले रही हूँ, आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।